स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मेधा गुरु में। और आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग अपने डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक को समझने वाले हैं। मतलब जो भी चेंजेस हम अपने आसपास सराउंडिंग में देख रहे हैं या फिर हमारे बॉडीज में जो चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड चैप्टर को समझने वाले हैं। और उस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं, आइए उसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन ही है। उसके बाद इतने सारे जो केमिकल रिएक्शन है उसे हम कैसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं वो समझेंगे। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे तो उसमें बैलेंसिंग सीख लेंगे। उसके बाद कितने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको जानेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है हमारे एवरीडे लाइफ में उसको समझेंगे। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम सबको पता है कि जो भी चेंजेस हम अपने आसपास सराउंडिंग में देखते हैं वो या तो फिजिकल चेंज हो सकता है या फिर केमिकल चेंज हो सकता है। तो चलिए पहले इन दोनों को डिटेल्स में समझते हैं। फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज। तो दोनों ही तो चेंजेस है, लेकिन आखिर कैसा चेंजेस है। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, मतलब उसका शेप, साइज या फिर डेंसिटी में चेंजेस आ जाए या फिर उसका स्टेट बदल जाए तो उसको हम बोलते हैं कि वो फिजिकल चेंज शो कर रहा है। लेकिन केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। वहाँ पे हमेशा आपको नया प्रोडक्ट मिलेगा और उस नए प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड लेकिन केमिकल चेंज में हमेशा आपको न्यू प्रोडक्ट ही फॉर्म्ड होगा। और यहाँ पे केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व। लेकिन फिजिकल चेंज में नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व। यहाँ पे सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए आप आइस को मेल्ट करते हैं तो आइस, ठीक है, आइस कैसा है, एक सॉलिड है। जब इसको मेल्ट करेंगे तो ये लिक्विड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों का फॉर्मूला H2O ही है ना। बस ये स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर आप लिक्विड को बॉयल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाटर वेपर बनेगा। तो वो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, वाटर वेपर का भी फॉर्मूला इसका भी H2O ही होगा। मतलब यहाँ पे नया प्रोडक्ट तो आपको नहीं मिल रहा है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये फिजिकल चेंज हो रहा है। या फिर मान लीजिए आप एक ग्लास में वाटर लिए हैं और इसमें आप डाल दीजिए शुगर के पार्टिकल्स। तो शुगर के पार्टिकल्स डाल रहे हैं तो आपको पता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। तो ये सॉलिड जब इसमें डालेंगे तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन हो रहा है, मतलब ये मिक्सचर है एक। ठीक है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, जहाँ पे हमेशा केमिकल रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोल, कोक या फिर वुड को आप बर्न करते हैं तो आपको पता है कि आप बर्निंग हमेशा और हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करते हैं। तो जब आप कोल, कार्बन किसी को भी बर्न करते हैं तो क्या बनाता है, हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, आपको यहाँ से पता चला कि आपको यहाँ से ये था सॉलिड, अब ये क्या बन गया, गैस बन गया। लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है बट स्टिल ये क्या हो रहा है, आपको नया प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये केमिकल चेंज हो रहा है। तो चलिए, आई होप आप सबको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके हमेशा हमें नया सब्सटेंस मिलेगा और उस नए सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। किससे अलग होगा, जिससे वो बना हुआ है, जिससे वो रिएक्ट करके बना हुआ है। तो उसे हम कहते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम A और B का रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, और रिएक्शन करा के लेट सपोज हमें एक C नया प्रोडक्ट मिला,
तो इस नए प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। किससे अलग होगा? ए और बी से। तो उसे हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच one or more substances reacts to form new compounds having new properties। मतलब नया सब्सटेंस तो बनेगा ही, लेकिन उस नए सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज भी अलग होगा, तो उसे हम कहेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। अब आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कुछ भी रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम कैसे बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, ये फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा हमें। तो चलिए एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है चेंज इन स्टेट। अगर आपका रिएक्शन के बाद उस रिएक्टेंट का स्टेट और प्रोडक्ट का स्टेट अगर डिफरेंट है तो उसे भी हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे एक नोट पॉइंट रखना है, क्या कि फॉर एग्जांपल अगर आइस को हम लोग मेल्ट करते हैं ना, तो आइस क्या होता है? सॉलिड स्टेट, और मेल्ट करने के बाद लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो वहाँ पे स्टेट का चेंज हो रहा है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आइस का भी फॉर्मूला H2O ही है और वाटर लिक्विड का भी H2O ही है। तो यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला तो चेंज नहीं हुआ, कंपाउंड चेंज नहीं हुआ, तो उसका प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं हुआ, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, वो एक बस फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर मान लीजिए रिएक्शन के बाद अगर नया प्रोडक्ट बन रहा है और उस नए प्रोडक्ट का स्टेट भी चेंज है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, तब हम बोल सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीजन गैस के साथ कराएं तो आपको पता है कि ये क्या बनेगा? वाटर बनेगा, जो कि लिक्विड स्टेट का होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट कैसा स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है, लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो हमें लिक्विड स्टेट का मिल गया। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है और इस H2O का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से अलग है, तो ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 से, तो हो गया बैलेंस। तो ये क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है चेंज इन कलर। अगर मान लीजिए रिएक्शन के बाद आपका कलर चेंज हो जा रहा है रिएक्टेंट का, तब हम बोलते हैं कि क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग फ्रूट्स या एप्पल को कट करके रखते हैं कुछ देर तक, तो देखेंगे कि रेड कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मॉइस्चर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है वो, है ना। तो वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कलर चेंज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि आयरन क्या होता है? ग्रे कलर का होता है ना, लेकिन आपको पता है कि आयरन का रस्टिंग हो जाता है कुछ दिन के बाद, है ना। तो क्या होता है? रस्टिंग के बाद उस आयरन का कलर क्या हो जाता है? ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है उसके ऊपर। तो क्या हो रहा है? वहाँ पे भी कलर चेंज हो रहा है। तो कलर चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और दूसरा एग्जांपल जो कि बहुत फेमस रिएक्शन है, अगर आयरन नेल को अगर हम लोग डिप करते हैं कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में, तब क्या होता है? क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो यहाँ पे कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करने के बाद आयरन सल्फेट बनता है प्लस कॉपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आयरन का जो कलर है वो ग्रे कलर का होता है और कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन का ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा, है ना। पहले ये ब्लू कलर का था, अब इसमें हम लोग आयरन नेल डाल दिए, ठीक है, तो ये ग्रे कलर का है। तो रिएक्शन के बाद अब इस एक्वस सॉल्यूशन में क्या बन गया? ये आयरन सल्फेट बना, तो इस वजह से इसका कलर जो है वो ग्रीन कलर का हो गया और आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है। और किसके वजह से? क्योंकि वहाँ पे कॉपर का लेयर आ जाता है। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट का कलर क्या हो गया? ग्रीन, और कॉपर का ब्राउन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कलर चेंज हो गया ना। तो कलर चेंज हो गया तो तब भी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब आते हैं दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस।
अगर मान लीजिए दो रिएक्टेंट को आप रिएक्ट कराएं, ठीक है, और रिएक्शन के बाद आपका गैस इवॉल्व होने लगा, तब भी हम बोलेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक मेटल, ठीक है, आप जिंक मेटल लिए, उसमें आप डाल दिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। तो जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें तो आपको पता है कि जिंक यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा और जिंक का सल्फेट बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे क्या है, गैस का इवोल्यूशन होगा। तो गैस इवॉल्व हुआ तभी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो अगर मान लीजिए आपको टेस्ट करना हाइड्रोजन गैस का, तो आपको पता है कि आप मैच स्टिक डाल लाएंगे उसके पास, तो क्या होगा, पॉप साउंड करेगा, तो हम उसका टेस्ट कर सकते हैं। या दूसरा गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस निकलेगा तब भी हम टेस्ट कर पाएंगे। तो ये था थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है चेंज इन टेम्परेचर। अगर मान लीजिए रिएक्शन आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, और रिएक्शन के बाद आपका एनर्जी या टेम्परेचर चेंज हो गया, मतलब अब जिस कंटेनर में आप रिएक्शन करा रहे थे उस कंटेनर को अगर आप टच करेंगे तो गर्म लगेगा आपको। तो अगर ऐसा होगा या फिर ठंडा लगेगा तो बोलेंगे कि तब भी केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, ठीक है, मान लीजिए आप एक कंटेनर लिए और इसमें पानी है और यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिए। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना भी बोलते हैं, है ना, जो वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको जब वाटर में डालते हैं तब क्या होता है, एक हिसिंग साउंड आपको सुनाई देगा और आप इसको टच करेंगे ना तो ये गर्म हो जाता है कंटेनर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहाँ पे हीट रिलीज होता है। तो यही कारण है कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो टेम्परेचर बढ़े या कम हो तब भी हम बोलेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर रिएक्शन के बाद अगर मान लीजिए दो एक्वा सॉल्यूशन लिया आप और दोनों का रिएक्शन कराने के बाद आपको प्रेसिपिटेट मिल गया, मतलब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिल जाता है, तब भी बोलेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोडियम सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन लिए, ठीक है, और इसको टेस्ट ट्यूब में लिए और इसको हीट किए और उसके बाद आप इसमें आप डाल दिए बेरियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब सोडियम क्लोरीन के साथ NaCl बना लेता है और बेरियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बनाता है। तो क्या प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे, बेरियम सल्फेट, जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, प्लस क्या बन जाएगा 2NaCl। तो ये क्या है, यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट हमको मिलेगा। ये क्या था, एक्वस था, कलरलेस था, लेकिन रिएक्शन के बाद आपको प्रेसिपिटेट दिखने लगेगा, वो भी किसका, बेरियम सल्फेट का। और ये एक्वा सॉल्यूशन किसका रह जाएगा, ये NaCl का हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि रिएक्टेंट आखिर होता क्या है। तो रिएक्टेंट ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन में पार्ट लेता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो भी नया चीज़ आपको मिलता है रिएक्शन के बाद उसे हम बोलते हैं कि वो प्रोडक्ट है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये जब भी हम इसे बर्न करते हैं ना तो ये डैजलिंग वाइट फ्लेम आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, MgO मिल जाता है।
तो बच्चों हमें अब ठीक है, हमें कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना, तो अब इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना। हम ये नहीं लिख सकते, अगर लिख सकते हैं लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस है ना, कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बहुत लंबा प्रोसेस है इस तरह से लिखना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले यूज़ किया गया था वर्ड इक्वेशन को। तो वर्ड इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस, दो चीज़ अगर मिलता है तो उसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट बना तो वहाँ पे भी हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि रिएक्टेंट हमेशा हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड लिखते हैं। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन। लेकिन अब अगर हमें इसे सिंबल या फिर केमिकल फार्मूला के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसका फार्मूला को हम लोग लिख लिए। अब ये जो इक्वेशन हुआ इसको हम बोलते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हम लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे भी एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड दो है लेकिन प्रोडक्ट साइड वन है। मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो जो भी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे? तो बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब आप देखेंगे कि मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब जो ये इक्वेशन है ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसका? जब मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों अब हम ये समझते हैं कि आखिर हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बैलेंसिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके। और ये लॉ किन्होंने दिया था? ये लॉ हमारे सर एंटोइन लैवोशियर ने दिया है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट में कुछ रिएक्शन होता है और फिर कुछ नया प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट का जो भी मास होगा, अब जितना भी मास लेंगे रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का भी मास उतना ही होगा। मतलब मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन तो हो रहा है तो रिएक्शन में आपका पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा, नया बॉन्ड बनेगा, वो चेंजेस होगा, लेकिन मास कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगा, मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। तो मास को कंजर्व करने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम्स को भी सेम रखना होगा। अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली मास भी इक्वल हो जाएगा। तो ये था कि हम लोग बैलेंसिंग क्यों करते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर आपके पास ये वर्ड इक्वेशन है कि जिंक रिएक्ट हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो मिलेगा जिंक का सल्फेट, मतलब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसको लिखते हैं H2SO4, फिर जिंक का सल्फेट बन रहा है मतलब सॉल्ट बन रहा है तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आप बच्चों आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जिंक दोनों तरफ एक है, सल्फेट दोनों तरफ एक है, हाइड्रोजन H2 मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि कभी कभी एग्जाम में आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ही दिया रह जाएगा और आपको बोलते बैलेंसिंग करने के लिए और आप उलझ जाएंगे उसको बैलेंस करने में। तो इसलिए चेक करिएगा, कैसे चेक करेंगे वो हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग बैलेंसिंग सीखते हैं। तो ये एक स्केलेटल इक्वेशन दिया हुआ है आपको। तो बच्चों हमको ये पता है कि जब भी कोई मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो अगर रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, उनका अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बहुत विगोरस रिएक्शन होता है और वहाँ से हमको मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। लेकिन जो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं उनका क्या होता है, वो उनका ऑक्साइड्स बनता है और हाइड्रोजन गैस। तो उसी तरह से आयरन का जब रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। तो अब हमें बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहला काम होगा कि टेबल हम लोग बनाएंगे। तो टेबल 3 कॉलम का बनाएंगे। पहला कॉलम में हम एलिमेंट्स लिखेंगे, जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है इस इक्वेशन में। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड जिसको LHS भी बोलेंगे और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो सबसे पहले आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। तो आयरन में आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1 है।
ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड कितने हैं आयरन, तो 3 आयरन है। उसी तरह से हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दिए। अब प्रोडक्ट साइड कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिख दिए। फिर ऑक्सीजन को चेक करेंगे तो ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। ये काम हमारा पहला काम होगा। अब इसे भी हम सीरीज में लिखेंगे, कैसे, सबसे पहले हम लोग मेटल्स लिखेंगे, फिर नॉन मेटल्स, फिर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हम लिखेंगे। ये हो गया इजी मेथड। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे हीट एंड ट्रायल ही कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो आपके लिए बैलेंसिंग ईजी होगा। अब आ जाते हैं, अब हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। तो आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1 यहाँ पे क्या करेंगे 1 × 3। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आयरन के बगल में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब ये हो गया आयरन बैलेंस्ड हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन आप देखेंगे कि हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन का, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ यानी कि यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आगे में ही करते हैं, कभी भी यहाँ पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे H2O के बगल में 4। तो इससे क्या पता चला कि हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन आपका 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 करने से अब हाइड्रोजन चेंज आ गया। हाइड्रोजन अब यहाँ पे 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 2 ही है, यहाँ पे हो गया 8। तो 2 × 4 दैट इज 8 हो गया हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट साइड। अब प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तब 8 होगा, यानी कि ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे। तो फाइनल इक्वेशन आपको दिखेगा 3 आयरन + 4 H2O गिव्स आयरन ऑक्साइड + 4 H2, तो जो कि बैलेंस करने के बाद आया। तो बच्चों, अगर आप केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला के बगल में हम लोग उसका स्टेट भी लिखते हैं कि उसका क्या स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है या फिर एक्वस है। एक्वस किसके लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कि अगर कोई वाटर में अगर हम कोई सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं, कोई डिज़ोल्व सॉल्यूशन है, तो उसके लिए हम लोग एक्वस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन जो है वो सॉलिड है, तो यहाँ पे S लिख दिए, वाटर लिक्विड है तो L लिख दिए। अब यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड जो बना वो भी सॉलिड फॉर्म ही बना, तो इसलिए S लिख दिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ तो इसलिए हम लोग G लिख दिए। तो ये तरीका है कि ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इस तरह से। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं तो फिजिकल स्टेट लिखने के साथ साथ हम लोग सर्टेन कंडीशंस भी लिखते हैं। आपको पता है कि सारा रिएक्शन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे तो हो नहीं सकता। कुछ ऐसा रिएक्शन होता है जिसके लिए सर्टेन टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है, सर्टेन प्रेशर रिक्वायर्ड होती है, या फिर आपको ये भी पता है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो कि डार्क रूम में होते हैं। तो ये सब कंडीशंस भी हम लिख सकते हैं, तो इससे हमारा केमिकल इक्वेशंस और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। अगर आपको अल्कोहल बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको मिथेनॉल बनाना है, तो इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की और हाइड्रोजन गैस की। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो इसके लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होती है वो होती है 340 ATM। अगर इतना प्रेशर इसको मिलेगा तभी ये बनेगा, ये दो गैस से लिक्विड बनेगा, और वो कैसा लिक्विड, मिथेनॉल बनेगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल जैसे कि फोटोसिंथेसिस का जो कि प्लांट करती है, तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और वाटर बनाता है। तो ये रिएक्शन, ठीक है, हम लोग फिजिकल स्टेट तो सबका लिख लिए, लेकिन इसको और भी इंफॉर्मेटिव बनाना है तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। तो ये हो गया ज़्यादा इंफॉर्मेटिव केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। तो केमिकल रिएक्शंस के भी बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसे हम बोलते हैं कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट एक होता है लेकिन प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे। तो
तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होता है ना कि रिएक्शन के बाद आपको हीट रिलीज होता है, तो जब भी हीट रिलीज होगा तो हम उसे बोलते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब इस एंडोथर्मिक में हम लोग को एनर्जी या हीट देना पड़ता है, तो हीट देने से बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। इसको हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी को डिस्प्लेस करना है, तो डिस्प्लेस करने के लिए कोई बाहर का कोई सब्सटेंस आएगा और किसी को डिस्प्लेस करेगा, तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये इसका बड़ा भाई हो गया, मतलब यहाँ पे एक को डिस्प्लेस नहीं करना है, दोनों को डिस्प्लेस करना है। इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। और लास्ट में आ जाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं। तो अगर हमें सिंगल सब्सटेंस मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट, तो हम उसे कहते हैं कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ब्लू वाला बॉल और ब्लैक वाला बॉल ये दोनों मिलके क्या बना दिया? एक कंपाउंड बना दिया, है ना। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे क्विक लाइम। क्विक लाइम को अगर हम लोग वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनता है? स्लेट लाइम, और यहाँ से हीट रिलीज होता है, तो हीट एनर्जी को हम कंसीडर नहीं करते हैं एज अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हमें मिला है सिंगल ही प्रोडक्ट। तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। फिर दूसरा एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल। मान लीजिए हम लोग कोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं। कोल कैसा है? सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, तो क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि गैस ही है। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वाटर भी बनता है, तो किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे भी क्या है? दो रिएक्टेंट है, प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, तो ये भी क्या है? दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो ये भी कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो अनबैलेंस है, तो 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बैलेंस भी हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा रिएक्शन। तो जो हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होगा, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब दो चीज़ कंबाइन कर रहा है, तो कंबाइन करता है, कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनता है ना, तो वहाँ से हमेशा हीट रिलीज ही होता है, क्योंकि कुछ स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, तो स्टेबल, जहाँ पे स्टेबिलिटी आ गया तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी वहाँ से। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो इसके एग्जांपल हमने क्विक लाइम को भी देखा था कि क्विक लाइम में अगर वाटर में हम लोग क्विक लाइम डालते हैं तो स्लेग लाइम बनता है और वहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, मतलब ये भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर किसी फ्यूल को आप बर्न करते हैं, मीथेन, प्रोपेन गैस, किसी को आप बर्न कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है? हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और हीट एंड एनर्जी भी मिलता है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो बच्चों अब हम आते हैं थर्ड रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। यहाँ पे रिएक्टेंट एक होते हैं लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंपाउंड है। अब क्योंकि इस कंपाउंड का हमें ब्रेक डाउन कराना है तो हमें कुछ कंडीशंस देना पड़ता है, या तो हमें हीट देना पड़ेगा, या सनलाइट के प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, या फिर हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। तो और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी कंपाउंड है ये कुछ ना कुछ एटम से मिलके बने होंगे, तो जो भी एटम्स यहाँ पे होंगे वही एटम्स आपके प्रोडक्ट में भी मिलने चाहिए। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, तो चलिए टाइप्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टाइप होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर दूसरा होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और थर्ड होता है इलेक्ट्रोलिटिक
इसको डिटेल में समझते हैं। तो थर्मल मतलब कि आपको हीट देना पड़ेगा, हीट देंगे तभी वो रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन सल्फेट है, इसको अगर हीट देते हैं तो आयरन का ऑक्साइड मिलता है, और सल्फर भी है ना यहाँ पे, तो सल्फर का डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड मिल जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें जो कि ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज़ लेड नाइट्रेट। अगर लेड नाइट्रेट को, आपको पता है वाइट पाउडर है, ठीक है, इसको अगर हम हीट करते हैं मतलब टेम्परेचर देते हैं, तब यहाँ से मिलता है लेड ऑक्साइड। वो भी एक कौन कलर का होता है, येलो कलर का होता है सॉलिड। और ये रिएक्शन के टाइम एक तो साउंड प्रोड्यूस होता ही है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्राउन फ्यूम्स दिखता है। वो ब्राउन फ्यूम्स किसके वजह से होता है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होता है और प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब आते हैं हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब कि आपको सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी सिल्वर के सॉल्ट का, फॉर एग्जांपल AgCl, AgBr, मतलब सिल्वर क्लोराइड है जो कि वाइट कलर का होता है, इसको अगर हम लोग, ठीक है, इसको अगर हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में से रख देते हैं वॉच ग्लास में, तब क्या होता है, तब क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाता है गैस, ठीक है, और यहाँ पे सिल्वर लेफ्ट रह जाता है सॉलिड के फॉर्म में। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ पे 2। तो पहले ये वाइट कलर का था, अब जब रिएक्शन हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये ग्रे कलर का हो गया, ठीक है। और इसका बेसिकली हम लोग यूज़ फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट या फिल्म में यूज़ करते हैं, या मेडिसिन बनाने में भी यूज़ करते हैं इसका। अब आते हैं थर्ड, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक मतलब आपको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा तभी वो रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, अगर वाटर में अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस इसका कराते हैं या फिर इससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अगर इसे देते हैं, तब हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस 2, और यहाँ पे 2, जो क्या बैलेंस्ड। तो ये रिएक्शन कैसे होता है इसको हम लोग डिटेल्स में आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, बट आप ये समझ लीजिए कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कैसे सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, 2 रॉड लेते हैं बेसिकली, और यहाँ पे वाटर, वो भी ये प्योर वाटर यहाँ पे नहीं लेते हैं, एसिडिफाइड वाटर लेते हैं, क्योंकि ताकि आयंस बन सके, और आयंस बनेगा तो आयंस कौन कौन सा बनेगा, वाटर का H+ बनता है, OH- बनता है, ठीक है। तो H+ आपको निगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाके वहाँ से हाइड्रोजन मिल जाता है, और OH जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास और वहाँ से हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। तो ये था एग्जांपल इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, यहाँ पे हीट रिलीज नहीं हो रहा है। तो आपने अभी देखा डिकम्पोजिशन में भी क्या हो रहा है कि हीट, सनलाइट या इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, वो सब एब्जॉर्ब हो रहा है, तभी रिएक्शन पॉसिबल हो रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब इसे हम हीट दिए तब ये ब्रेक डाउन हो गया, है ना। तो ये होता है एंडोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ की रेड वाला वाइट वाले का जगह ले लिया और वाइट को बाहर कर दिया, मतलब रेड वाला प्लेस किसका ले लिया, वाइट का, मतलब इस वाइट को डिस्प्लेस कर दिया। तो इसे हम बोल दिए कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको एक्टिविटी सीरीज़ को पढ़ना होगा। तो इसका एग्जांपल आप जैसे देख सकते हैं कि अगर आप कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं, मतलब जो सॉल्ट होता है कॉपर सल्फेट, उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लिए अच्छे से, अब उसमें हम लोग आयरन नेल डाल देते हैं, तब क्या होगा, तब क्योंकि आयरन यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तब क्या कर देता है, कॉपर का जगह ले लेता है और कॉपर को बाहर कर देता है। क्योंकि आपको पता है अगर रिएक्टिव नहीं रहेगा तो फिर ये कैसे डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, इसके पास ज़्यादा ताकत है तभी ये डिस्प्लेस कर पा रहा है। तो अब प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर। तो आपको पता है कि कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू कलर, जब ये डालेंगे आयरन तो अब ये इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर हो जाता है, और जो आयरन नेल होता है उसके ऊपर कॉपर का कोटिंग हो जाता है, देखिए ब्राउन कलर का, ये हो गया। अब नेक्स्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आयरन प्लस ZnCl2, तो ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे एक्टिविटी सीरीज में
आयरन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जिंक, तो लेस रिएक्टिव है तो ये इसको यहाँ से नहीं भगा सकता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पे। तो हमें पता है कि हर एक मेटल का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है। कुछ मेटल बहुत विगोरसली रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि ये एयर या वाटर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि उनके कांटेक्ट में आते ही विगोरसली रिएक्ट कर जाते हैं, आग भी पकड़ सकता है। लेकिन कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये इतना जल्दी कोरोड नहीं होते। तो हमें इतना आइडिया मिल गया कि अलग अलग मेटल्स का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है। तो उसी बेसिस पे ये टेबल बनाया गया है रिएक्टिविटी सीरीज मेटल का। और अगर हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिएक्टिविटी मेटल का डिक्रीज होने लगता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी मेटल ऊपर वाले होंगे वो अपने से नीचे वाले मेटल को उसके कंपाउंड से, उसके सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंस। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि आयरन जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर पा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि आयरन, आप इस टेबल से देख लिए कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को उसके सल्फेट से डिस्प्लेस कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये रिएक्शन में क्या होगा। आयरन जब रिएक्ट कर रहा है जिंक सल्फेट के साथ, Zn या फिर जिंक क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन होगा क्या, और रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा? तो बच्चों ये रिएक्शन होगा ही नहीं, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म। क्यों ऐसा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है। इसका मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कमज़ोर है तो कमज़ोर वाले स्ट्रॉन्ग वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस। अब बच्चों ना इस टेबल को लर्न करने के लिए देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से लर्न करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सब लोग अलग अलग तरीक़ा से याद रखते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री आपको पता ही है कि बहुत कुछ कॉन्सेप्ट तो रहता है बहुत सारा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लर्न करना भी पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसका तरीका सीखते हैं, कैसे हम लर्न कर सकते हैं इसे। सब लोग का अलग अलग तरीका होता है, मैं जिस तरीके से इसे लर्न करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। तो सबसे पहले लिखेंगे कनक, पहले लिख लेते हैं उसके बाद मैं बताती हूँ। कनक मुगले आजम, कनक मुगले आजम फेंकती थी। थोड़ा फनी होगा बट स्टिल हमें तो लर्न करना है। फेंकती थी, पीने के बाद हंसते हुए कोहराम मच गया। लास्ट में AgAO। चलिए अब इसे लर्न करते हैं। तो कनक में 3 आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? क से हो गया पोटेशियम, न से हो गया सोडियम, और फिर से क का हो गया कैल्शियम। तो कनक से हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। फिर मुगले आजम से, मुग से हो गया मैग्नीशियम, लेया से हो गया एल्यूमिनियम, और जन से हो गया जिंक, है ना। उसके बाद फेंकती थी, तो फेंकती थी से हो गया Fe, आयरन हो गया। फिर पीने के बाद मतलब Pb, लेड हो गया। हंसते हुए का क्या हो गया? हाइड्रोजन। फिर कोहराम, कोहराम से हो गया कॉपर, और मच गया से मर्क्यूरी मतलब Hg, और AgAU। कनक मुगले आजम फेंकती थी, पीने के बाद हंसते हुए कोहराम, मच गया AgAO। तो ये तरीका है लर्न करने का। आप लोग जिस तरीके से लर्न करना चाहें आप कर सकते हैं, बट हाँ लर्न होना चाहिए, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंस इसका पता चल गया। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको और मिले, टिप्स एंड ट्रिक्स वाला, या किसी को लर्न करने का तरीका, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद भी मैं वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बहुत सारे ट्रिक्स और जो भी ईजी वे हो सके आपको समझाने का वो मैं कोशिश करूँगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का हो गया बड़ा भाई। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था, एक मेटल डिस्प्लेस कर रहा था दूसरे मेटल को, ठीक है।
लेकिन डबल में कि दो मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब आप देख सकते हैं इसके पास वाइट था, वाइट चला गया उधर, ब्लू वाला आ गया इधर, ठीक है। यानी कि देखिए ये वाइट वाला जाएगा इसके पास, ब्लू वाला इसके पास, यानी कि डिस्प्लेस हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। आपको पता है एक कंपाउंड है तो उसमें कटायन अनायन होगा, एक दूसरा कंपाउंड है उसके भी कटायन अनायन होंगे, तो इसका कटायन इसके अनायन के साथ जुड़ जाता है और इसका अनायन इसके कटायन के साथ जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप इसे बोल सकते हैं, और या फिर बोल सकते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में मेनली आपको प्रिसिपिटेट बनता है। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है, जो कि इनसॉल्युबल हो एक्वस सॉल्यूशन में, जो नीचे में मिल जाता है और उसको हम लोग फिर अलग कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं फिल्टर करके। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन लिए और उसमें हम लोग बेरियम क्लोराइड डालें, ठीक है, इसको हम लोग हीट कर रहे थे, इसमें हम लोग बेरियम क्लोराइड डालें थोड़ा, तब रिएक्शन होता है यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज। आपको पता है ये क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे बेरियम +2 और Cl माइनस। तो अब क्या होता है कि सोडियम का प्लस इसके अनायन के साथ जुड़ के क्या बना देता है, NaCl, और बेरियम का कटायन सल्फेट अनायन के साथ जुड़ के बेरियम सल्फेट बना देता है। और ये कैसा होता है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल होता है। अब और भी इससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं लेड नाइट्रेट का, दैट इज PbNO3(2), अगर इसका रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, हम एक बीकर लिए, उसमें हम लोग डाले लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन और इसमें हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस इसमें यहाँ पे डाल दिए, तब क्या होगा, तब यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट दिखता है जो कि होता है येलो कलर का। येलो कलर का कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, लेड आयोडाइड का। मतलब यहाँ पे भी आयन का एक्सचेंज होगा, इसका कटायन इसका आयन के साथ जुड़ के PbI बना देता है, जो कि, और प्रेसिपिटेट को बेसिकली हम लोग डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं इस तरह से, और गैस को बेसिकली ऐसे दिखाते हैं अपवर्ड एरो से। तो देखिए ये कौन कलर का होता है, येलो कलर का होगा। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए अब बन जाएगा पोटेशियम का नाइट्रेट, तो KNO3, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट बन गया। अब इसको बैलेंस तो आप लोग खुद कर लेंगे, है ना, बैलेंसिंग हम लोग अब सीख चुके हैं। तो जो भी एग्जाम में इक्वेशन आएगा तो आप उसे बैलेंस्ड भी करेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग से फिर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। हाँ, तो ये बस एक डेफिनेशन है जो लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक साथ होता है। तो उसके लिए पहले समझना होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को ब्लैक कलर के बॉल से रिप्रेजेंट किया है और ऑक्सीजन को ब्लू कलर के बॉल से। अब हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखेंगे ये हाइड्रोजन था, तो यानी हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन का रिवर्स हो जाता है रिडक्शन, है ना। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड यहाँ पे देखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो बच्चों मैं पहले ये बता दूं ना कि ऑक्सीडेशन का ये मतलब हमेशा नहीं होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी बताना पड़ सकता है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में भी, वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो आप अभी सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो मैं उसका अलग से वीडियो भी बना दूँगी। लेकिन अभी तक जितना सिलेबस में आपका वो मैं सारा कवर कर रही हूँ आज के सेशन में। तो देखिए अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो समझ ही गए, एडिशन रिमूवल वाला, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है वो पहले समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट को आप लोग समझ सकते हैं जैसे टिकट एजेंट होता है ना, टिकट एजेंट,
टिकट एजेंट क्या करते हैं, खुद का टिकट नहीं काटते, दूसरे का काटते हैं ना, टिकट एजेंट दूसरे का करते हैं। तो उसी तरह से बस लर्न करने का तरीका मैं बता रही हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा कि दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द सब्सटेंस that reduce itself but oxidize other is called as oxidizing agent। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, द सब्सटेंस which oxidize itself but reduce or reduces other is called as reducing agent। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे पहले, लेकिन डेफिनेशन भी पूछा जाता है तो ये मैंने बता दिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को हेल्प करे ऑक्सीडेशन में, लेकिन खुद रिड्यूस हो जाए। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है कि दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए, तो यह एक रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ क्या है, कॉपर मेटल है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, हमें पता है। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है बच्चों, कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने देखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर हम इस और ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग रिएक्टेंट साइड देखकर ही बता सकते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट साइड देख के बताते हैं। अगर पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में, किसका, कॉपर का। तो जो हेल्प करता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये दूसरे को ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है, खुद को ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, दूसरे को हेल्प कर रहा है। तो दूसरे को हेल्प कर रहा है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखिए यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर खुद का क्या करा रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है। तो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कॉपर, और खुद का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे को रिडक्शन कराएगा, तो वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब चलिए और एग्जांपल से इसे समझते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कैसा रिएक्शन होता है, रिडक्शन होता है ना, हमें पढ़ा है, तो हम बोलेंगे कि ये रिडक्शन है। अब H2 बन रहा है, H2O, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहां से अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, क्या बता पाएंगे? चलिए मैं भी बता देती हूँ आपको, अगर बता पाए तो बहुत अच्छी बात है। आंसर चेक कर लीजिए मेरे साथ। देखिए ये हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, जिसका खुद का लॉस हो, तो जिसका खुद का लॉस होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना।
क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल करा रहा है, खुद का रिडक्शन करा रहा है। तो खुद का रिडक्शन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हाइड्रोजन। आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक हो रहा है, मतलब ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या कराता है, खुद का कराता है ऑक्सीडेशन, और दूसरे का रिडक्शन कराता है ना, तो खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, इसीलिए कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, खुद का रिडक्शन करा रहा है। जो खुद का रिडक्शन करा है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, क्योंकि ये दूसरे का ऑक्सीडेशन कराने वाला है, खुद का रिडक्शन कराने वाला है, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमको लगता है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पता करें, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता करें, और कोई रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कैसे पता करें। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर से या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर बताना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। हमें पता है कि हर एक मेटल का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है। कुछ मेटल्स बहुत विगोरसली रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ मेटल बहुत कम धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जब भी मेटल्स को हम लोग सराउंडिंग में अगर उसे एयर, वाटर, एसिड ये सब मिलता है तो उसके साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना देता है, स्टेबल कंपाउंड, लेकिन वो फिर उसको कमज़ोर बना देता है और उसका अपीयरेंस भी ख़राब हो जाता है। पहले जैसा चमक रहा था वैसा तो नहीं रह जाता है। तो इससे हमें बचाना होगा उसे। तो बचाने के लिए भी हम लोग कुछ प्रिवेंशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग अपने आसपास क्या क्या कोरोजन हम देखते हैं मेटल का। तो मेजर तो आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, बेसिकली जब हम आयरन का कोरोजन होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, दैट इज़ रस्टिंग। तो उसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमें पता है कि आयरन का जब भी रॉड हम लोग घर में यूज़ करते हैं तो वो जब एयर, वाटर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो आयरन का स्टेबल कंपाउंड दैट इज़ आयरन ऑक्साइड बना लेता है, दैट इज़ Fe2O3.XH2O। X क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसको कितना मॉइस्चर मिल रहा है उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। तो ये जब बनता है तो ये हो जाता है ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का हो गया, लेकिन अंदर से क्या होता है, ये खोखला हो जाता है और ऊपर से ये थिक लेयर बना देता है ब्राउन कलर का। और भी इसका जो चमकदार था वो चमकदार तो रहता नहीं है, तो यानी कि इसका अपीयरेंस भी ख़राब हो गया। और दूसरा क्या ख़राब हो, इसका स्ट्रेंथ भी ख़राब हो गया, कमज़ोर हो गया अब ये। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे कि सिल्वर का कोई चीज़ आप खरीदते हैं ना, तो आप देखेंगे बहुत दिन के बाद क्या होता है, उसमें ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, तो सिल्वर जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो सिल्वर सल्फाइड बना देता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब आते हैं कॉपर पे। तो हमें पता है कि जब तांबा का बर्तन होता है ना तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वो उसमें ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और कब होता है, जब कॉपर को या फिर मान लीजिए तांबा का आपका कोई ग्लास है, ठीक है, तो उसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो कॉपर का बन जाता है कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड जो कि ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है। तो ये सब हो गया जो हम अपने आसपास देखते हैं कोरोजन, है ना। अब हमें कोरोजन से बचना भी है, तो बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं तो वो देखते हैं। हाउ टू अवॉइड कोरोजन, ये पूछता है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहला तो आप उसे पेंट कर देंगे, पेंट से बच जाएगा, लेकिन ये टेम्पररी इलाज है ना, पेंट करना। फिर दूसरा क्या होता है, ग्रीसिंग करना, ग्रीसिंग भी टेम्पररी ही मानते हैं इसको हम। फिर थर्ड करते हैं गैल्वेनाइजेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट है।
गैल्वेनाइजेशन बेसिकली हम लोग कोटिंग कर देते हैं किसी और मेटल का उस पे। तो क्या होता है कि जो और कौन सा मेटल का हम लोग कोटिंग करते हैं जो कि कम रिएक्टिव हो, जो एयर या वाटर के साथ इतना ज़्यादा रिएक्ट ना कर पाए, तो उसका हम लोग कोटिंग कर देते हैं। तो बेसिकली आयरन में हम लोग कौन सा कोटिंग करते हैं, हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। फिर फोर्थ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं और एक इलेक्ट्रोड पे वो जो भी मेटल रखते हैं जिसमें हम लोग को कोटिंग कराना है, और एक इलेक्ट्रोड पे वो मेटल रखते हैं जिसका हम लोग को कोटिंग कराना है। तो ये रिएक्शन होता है बेसिकली, ये हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस 11th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में बेसिकली। लेकिन फिर भी आप इसका अगर समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो मैं इसका वीडियो बना दूँगी आपके लिए। तो ये था कोरोजन। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इफेक्ट ऑक्सीडेशन का, जो कि है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या होता है कि जिस भी फूड में फैट या ऑयल प्रेजेंट होते हैं, तो वो जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं तब उनका होने लगता है धीरे धीरे ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो फूड का स्मेल चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब वो हमारे हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होगा, हम उसे अब नहीं खा सकते। तो उनको अगर हम चाहते हैं कि उस फूड को हम कुछ दिन तक प्रिजर्व करके रखें, तो उसके लिए भी हमें कुछ मेजर्स लेना पड़ता है। तो क्या क्या मेजर्स हम लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हम उस फूड में डाल देते हैं क्या, एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन से उसको बचाएगा, एंटी, तो इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो मेजर क्या क्या हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करते हैं, तो पहला लिख लीजिए, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड containing fats or oil। एग्जाम्पल क्या क्या होता है, दैट इज BHA और BHT। ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सा एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसका क्या नाम है वो भी आप देख लीजिए। ये होता है ब्यूटाइलेटेड, H से होता है हाइड्रोक्सी और A से होता है एनिसोल। ये हो गया। अब दूसरा क्या है, BHT। तो BHT भी होता है, B से वही हो गया, ब्यूटाइलेटेड, H से हाइड्रोक्सी और T से यहाँ हो जाता है टॉल्वीन। तो ये 2 एंटीऑक्सीडेंट्स हो गया। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फूड को, जैसे कि चिप्स विप्स होता है ना, ये सब को हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में डाल देते हैं, उससे पैक कर देते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बाय पैकिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में उसको पैक करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो भी बचा रहा है ऑक्सीडेशन से। तो ये हो गया। फिर तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा होता है कि हम लोग फूड को कहाँ रखते हैं, फ्रिज में, वेजिटेबल्स को फ्रिज में रखते हैं ना, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है। फिर चौथा क्या हो सकता है, हम लोग अगर लाइट से फूड को दूर रखें तब भी वो बच सकता है। तो फोर्थ लिख दीजिए, बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। और लास्ट एक और क्या कि फूड को एयर टाइट कंटेनर में फिल करके रखिए, बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो इससे भी बच जाएगा फूड। तो
तो ये सब मेजर्स हम ले सकते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर आज का ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और हेल्पफुल वीडियो आते रहे आपके पास तो बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।